वेलकम बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 7 के पुस्तक हमारी दुनिया के अध्याय 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आज इस चैप्टर में उस अमृत की बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आज उस अमृत की बात करने जा रहा हूं जो दिनों दिन समाप्त होता जा रहा है और जिसकी परवाह हम लोग को थोड़ा सा भी नहीं है। और उस अमृत का नाम है जल, पानी। और इस चैप्टर का नाम है बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून मतलब पानी के बिना ये पूरा जग सूना सूना, बिल्कुल बंजर के समान। और इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं पानी के महत्व के बारे में। पानी हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है? पृथ्वी के 71% भाग पे जल है, तो पीने का पानी आने वाले समय में कैसे समाप्त हो जाएगा? इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है, जल स्तर क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। और इस चैप्टर में हम लोग झील के भी बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में हम लोग महासागरों के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से हम लोग इस अध्याय का अध्ययन करते हैं। बच्चों पानी का नाम लेते ही हम लोग का ध्यान कहां से कहां चला गया। किसी का ध्यान नल से गिरता हुआ पानी पे चला गया, किसी का नदी में बहता हुआ पानी पे चला गया होगा, किसी का झरना पे चला गया होगा, किसी का झील पे चला गया होगा और किसी का तो रिमझिम बरसता बारिश के पानी पे चला गया होगा और किसी को तो प्यास भी लग गया होगा। तो पानी पीना भी जरूरी है। बच्चों अब हम लोग सीधे पुस्तक पे आते हैं और इस एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं और समझते हैं तथा मन में चल रहे विभिन्न तरह के सारे प्रश्नों का हल को ढूंढते हैं। तो आते हैं सीधे पुस्तक पे। सभी बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वाह, तो बहुत अच्छा गाना चला दिया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनसुईया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूं। सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी मैडम, जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने जमाने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हां, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहां से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हां। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहां पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे भी लगेंगे ही। सोचो, मैडम ने कहा कि आने वाले दिनों में पानी का संकट इतना बढ़ जाएगा जब हमें पानी माप कर दिया जाएगा और वही राशन कार्ड के हिसाब से। इसलिए बच्चों पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सबने एक साथ पूछा, ऐसा क्यों? मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफी कम होगी और पानी की जरूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। शिल्पा बोली, लेकिन पानी की कमी कहां है? इतनी नदियां, तालाब, नहरें, कुएं, नल, समुद्र तो है ही, ऊपर से बरसात, इनसे तो पानी मिलता ही है। तो सीमा बोली, लेकिन बरसात हमारे यहां सालों भर तो होती नहीं। तो शिल्पा बोली, हां ये बात तो है। मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। बच्चों ये जो देख रहे हो पृथ्वी का मानचित्र है। यहां देखो लिखा है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इन महासागरों का पानी नीले रंग से दिखाया गया है और जो ग्रे रंग से दिखाया गया है ये स्थल है। मानचित्र में ही दिख रहा है पानी की मात्रा ज्यादा है। पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है।
लेकिन ये सब पानी पीने लायक नहीं है। ये पानी इतना खारा है कि जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं। रंजू बोली, मैडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, मैडम ने समझाते हुए कहा। उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास से किताब निकालकर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी हुई थी। कौन सी तालिका बनी हुई थी? देखो यहां लिखा है जल का वितरण प्रतिशत में। महासागर 97.3%, बर्फ छत्रक 2.0%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवन जल 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल 0.0019%, नदियां 0.0001%, कुल हो गया 100%। यह है पानी का वितरण। जुबैदा थर्मस सामने करते हुए बोली, इस चलती हुई बस में हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। हाँ, मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है, मैडम ने समझाया। ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती है। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच समझकर खर्च करती हूं, जुबैदा बोली। देखो, जुबैदा जो है पानी को बहुत ही सोच समझकर खर्च करती है। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। बारिश का जो जल होता है वो मीठा जल होता है, वो पेय जल होता है, जिसको हम लोग बचाते नहीं है, जाने देते हैं, नलियों में गिर जाता है और बहते हुए कहाँ चला जाता है? नदी में चला जाता है, और नदी से समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में जाकर करके खारा हो जाता है। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर खारा हो जाता है और पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहां तहां बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। आई बात समझ में? जल चक्र किसे कहते हैं? तो ठीक है, जल चक्र को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, जल चक्र को समझने के लिए पहले हम लोग चक्र को समझते हैं। ये चक्र क्या है? जल तो ठीक है, और जल में लगा हुआ एक जो चक्र है, उस चक्र को पहले समझते हैं। जैसे अगर तुम लोग को बोला जाए इस फील्ड का दौड़ के एक चक्कर लगा के आओ, तो तुम लोग क्या करोगे? मेरे पास से दौड़ शुरू करोगे और चक्कर को लगाते हुए एक घूम करके मेरे पास आओगे, फिर कहेंगे फिर एक चक्कर लगा के आओ, फिर तुम जाओगे, फिर घूम के फिर मेरे पास ही आओगे। ये क्या हुआ? ये चक्र कहलाया। मतलब एक स्थान से तुम गया, फिर घूम करके फिर वहीं लौट गया, तो क्या हो गया? एक चक्र हो गया। तो जल भी चक्र लगाता है, तो होता है जल चक्र। वो कैसे लगाता है? जैसे तुम लोग देखते हो नदियों, तालाबों में पानी रहता है, और वो क्या होता है कि सूर्य के ताप से उष्मा में बदल कर करके वो ऊपर आसमान में चला जाता है। फिर क्या होता है कि वो बादल बन कर करके सीधे बरस जाता है और आ जाता है फिर पानी बन करके नीचे। और फिर नीचे आने के बाद फिर क्या होता है? वो फिर नदी और तालाब में चला जाता है। फिर सूरज का ताप पड़ता है और वो फिर से वाष्प बन कर करके ऊपर जाता है, बादल बन कर करके फिर से बरस जाता है, फिर आ जाता है जमीन पे। ये उसका चक्र निरंतर चलता रहता है। यही चक्र को हम लोग कहते हैं जल चक्र। बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाया। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि नल की टोटी खुली न रह जाए और पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला। मैडम बोली, हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है।
अब आ गया जल स्तर की बात। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा था। यानी बस का खलासी भी जो है सबकी बातों सुन रहा होगा। बबलू उत्साहित को होकर बोला, मैं बताऊं? खलासी बोला, हाँ हाँ बताइए। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, जहां वह मिट्टी के परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। बच्चों, बरसात के समय में बारिश का कुछ हिस्सा जो है बाष्प बन कर के ऊपर चला जाता है, और कुछ हिस्सा जो है नदी तालाब से बहता हुआ समुद्र में मिल जाता है, और बारिश का कुछ हिस्सा जो है धरातल के अंदर चला जाता है, जो मिट्टी के परतों एवं चट्टानों के से बने हुए छिद्र से के द्वारा वो नीचे चला जाता है, भूमि के नीचे चला जाता है, और वहां पे एक जल क्षेत्र बना लेता है। और उस जल क्षेत्र के ऊपरी परत को हम लोग जल स्तर कहते हैं। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होती है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। बबलू ने क्या बताया कि जल स्तर हर जगह एक समान नहीं होता है। किसी स्थान की मिट्टी कैसी है, वहां का मौसम कैसा है, वहां जो है जल का दोहन किस तरह से हो रहा है, ये सब जल स्तर उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चल रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूं। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 अस्ट्रा निकाली और बांटते हुए बोली, अस्ट्रा। अस्ट्रा क्या होता है? अस्ट्रा होता है पतला पाइप, जो हम लोग मैंगो फ्रूटी पीते हैं ना, तो अस्ट्रा डालते हैं, जो पाइप डालते हैं वही अस्ट्रा होता है। को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने अस्ट्रा डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक उसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं, तो धरती के अंदर का जल स्तर घटता जाता है। अगर हम उसी तरह से धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो, ऐसा हो तो क्या होगा? पानी का संकट तो गहरा होता जाएगा ना। अब फिर पानी की दिक्कत तो होना स्वाभाविक सी बात है। फिर मैडम ने जैसा पीछे बोली कि पेट्रोल डीजल को जैसे माफ कर दिया जाता है वैसे पानी दिया जाएगा, तो आने वाले समय में अगर इस तरह का हम लोग इसी तरह से पानी का दुरुपयोग करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग को इस संकट का तो सामना करना ही पड़ेगा। सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए। गुजरात से सीख। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है, जहां बहुत कम या न के बराबर फसलें होती थी। यहां राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। उसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया कि गांव में जितने भी नाले हैं सबके पास में जाकर करके एक छोटा छोटा बांध बना दिया। जो पानी का जो निकास होता है वहां पे छोटा छोटा बांध बना दिया। उससे क्या हुआ कि वहां का पानी से उसने सिंचाई का भी काम किया, और वो जो पानी जो है नीचे जमीन में रिस रिस कर नीचे अंदर की ओर चला गया, जिससे क्या है कि वो उस जमीन का जल स्तर बढ़ गया और आज के समय में वहां अच्छा पैदावार होता है। मतलब कृषि बहुत अच्छी होती है। राजेंद्र प्रसाद के इन्हीं प्रयास से उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस तरह के प्रयास को वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग हिंदी में जल संग्रहण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बारिश के पानी को एकत्र किया जाता है, जिससे कि बारिश का पानी, वो पानी जो है
जमीन के अंदर चला जाए, जिससे उस स्थान का जल स्तर बढ़ जाए या घटे नहीं, तथा इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा होता है और अब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उन्हें पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती के गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए, मतलब पनसोखा बना लेना चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम दृढ़ता से बोला। सभी एक साथ जोर से बोले, हम भी करेंगे। बच्चों, तुम लोग भी करो। शाबाश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली। मैडम ने कहा, पूछो। समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? शिल्पा ने बहुत अच्छा सवाल किया, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल, कि समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है। मैडम कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों को बहा लेती है। फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वही जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। मतलब 1 केजी में 35 ग्राम नमक ही होता है। तो सोच लो कितना खारा होगा, कितना नमकीन होगा। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है। जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम, बरसात का जल जब मुंह में लेता हूं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मुकेश बोला कि बरसात का जल जब हम मुंह में लेते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ, यही तो शुद्ध जल है। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा, झील क्या होता है ना, झील क्या होता है? पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविजन के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्के दुक्के नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो, यह दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है। यही झील कहलाता है। झील क्या होता है? शांत जल से भरा एक गहरा क्षेत्र झील कहलाता है। क्या है? शांत जल से भरा एक गहरा क्षेत्र झील कहलाता है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। यह जल का क्या है? बहुत बड़ा स्रोत है। जानते हो इस झील का नाम क्या है? पापा ने पूछा। जी, मीना बोली। अच्छा, तो बताओ। यह नैनी झील है। पापा चौंके, तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। ये डल झील देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये डल झील श्रीनगर में है। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में भी कोई झील है? अब देख लो, बिहार का भी झील। पापा बोले, हाँ, कांवर झील बेगूसराय में है। ये देखो, कांवर झील है जो बेगूसराय में है। बरेला झील, यह है बरेला झील जो लखीसराय में है। लेकिन पापा, मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। ये देखो, अरब सागर की तस्वीर है। जो मुंबई में है वो अरब सागर है। पापा, फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था, हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा, मैं समझ गया।
आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हो। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। महासागर के बारे में हम लोग इस तरह से समझेंगे कि पृथ्वी पर खारे पानी का वो भंडार जो पृथ्वी का 71% भाग को कवर करता है, जो हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगे उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती है, इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचती है। यही कारण है सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। क्या होता है? महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल भी गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती है, फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती है। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश, पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं, बताऊं? हाँ हाँ बताओ, पापा बोले। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो गया है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सागरों और महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारे बातें बताई थी। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने दोस्तों को सागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सबने फैसला किया भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बरसों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूं। सब बच्चे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। मैडम ने कहना शुरू किया। ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते, तो वह अमीरों की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते तो वह फिर गरीबों की तरह हो जाता। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। और लहरें जब अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है, उसे भाटा कहते हैं। और यह प्रतिदिन 2 बार होता है। लेकिन लहरों की ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे तक हट जाना क्यों होता है? बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र के हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। बच्चों देखो, इस चित्र में दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार को दिखाता है। देखो, ये पृथ्वी है, ये चांद है। पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार उठता है और कृष्णाष्टमी और शुक्लाष्टमी को लघु ज्वार उठता है। अब सीमा ने प्रश्न किया, मैडम जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पर आ जाती होगी। बिल्कुल, मछलियों के अलावे सीप, घोंघे, मिट्टियां, बालू सभी तट पर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे की कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती है, जिससे जान माल की भी हानि होती है। बाप रे, तब तो मैं समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, सावधानी रखने की बात है, मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले।
हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। बच्चों, तुम लोग भी समुद्र देखने जाओ, वहां की हवा का आनंद लो, बालू का लुत्फ उठाओ, समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाओ। बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।